गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग के संबंध में संक्षिप्त में अध्ययन किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मूलतः देश के जितने भी बड़े बड़े इस्पात संयंत्र हैं, हम उन संयंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन संयंत्रों के वहां स्थापित होने के पीछे स्थानीयकरण के कौन कौन से कारण मौजूद थे। लौह इस्पात, जो कि भारत के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक माना जाता है, किसी भी स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र के स्थापित होने के पीछे तीन महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कच्चा माल, जिसके अंतर्गत हम लौह अयस्क, डोलोमाइट, मैग्नीज, कोयला और अन्य खनिज पदार्थों को शामिल करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन का तात्पर्य है जब लोहे का निर्माण किया जाता है तो उस निर्माण की प्रक्रिया में हमें बिजली या जल स्रोत आदि की आवश्यकता होती है। तो जब हम लौह इस्पात के स्थानीयकरण की बात करते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है शक्ति के साधन। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है बाजार की उपलब्धता। स्टूडेंट्स, कभी भी जब लौह इस्पात उत्पादित किया जाता है तो उत्पादन के पश्चात उसे खपाने के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होती है। किसी भी स्थान पर यदि लौह इस्पात स्थापित किया जाना है तो उसके लिए कच्चा माल, शक्ति के साधन और बाजार की स्थिति का होना नितांत आवश्यक माना जाता है। सामान्य अर्थ में कहा जाए तो जिन स्थानों पर ये तीन प्रमुख कारक तत्व उपलब्ध होंगे वहां पर वह लौह इस्पात स्थानीयकृत होगा या स्थापित होने की स्थिति में होगा, या इसे ही हम पारस्परिक खिंचाव का संतुलन बिंदु भी कहते हैं। अर्थात इन तीनों बिंदुओं के होने से किसी भी स्थान पर आसानी से लौह इस्पात उद्योग स्थापित होना संभव होता है। स्टूडेंट्स, जब हम लोहे का निर्माण करते हैं तो इस निर्माण प्रक्रिया में हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है, जैसे लोहे, डोलोमाइट, मैग्नीज, चूना पत्थर, कोकिंग कोयला। तो इनके सहयोग से ही हम लोहे का निर्माण कर पाते हैं। लोहे के उत्पादन में अधिक खनिजों का उपयोग किया जाता है और एक सामान्य अवधारणा यह होती है कि अगर हम 4 टन के बराबर अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करें तो उससे निर्मित होने वाला लोहा केवल 1 टन का होता है। तो इससे स्पष्ट है कि जहां हम 4 टन का उपयोग करते हैं तो परिणाम स्वरूप केवल 1 टन का उत्पादन होता है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया में लोहा अपना भार खोता है, इसीलिए इसे हम अधिक भार खोने वाला पदार्थ भी कहते हैं। इसलिए अल्फ्रेड वेबर ने जो पदार्थ निर्देशांक का सूत्र दिया है उसके अंतर्गत भी यह अत्यधिक भार खोने वाला पदार्थ माना जाता है। भारत के जिन प्रमुख राज्यों में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है उनमें मध्य भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों का नाम आता है। स्टूडेंट्स, ये जितने राज्य हैं वो भारत के छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं और छोटा नागपुर पठार अपने लौह इस्पात के लिए उपलब्ध कच्चे मालों की उपलब्धता के लिए जाना जाता है। और चूंकि ये चारों राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जिन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें आसानी से एक दूसरे से आदान प्रदान कर पूरा कर पाते हैं। प्राचीन युग से नागपुर का पठार जो है वो चट्टानों के नीचे पाए जाने वाले खनिजों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार का सिंहभूम, उसी प्रकार उड़ीसा का मयूरभंज, बोनाई तथा क्योंझर, ये ऐसे नाम हैं जो विश्व में सर्वोत्तम लौह पट्टिका के लिए प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क बहुत ही शुद्ध मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार कोयले के भंडार के लिए दामोदर घाटी, बाराकार, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी का नाम महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कोयले के साथ साथ जो अन्य खनिज पदार्थ हैं जिसका मैंने जिक्र पहले किया था, मैग्नीज, डोलोमाइट, चूने पत्थर, ये तीनों पदार्थ जो है वो मूलतः मध्य प्रदेश, कुछ झारखंड और कुछ आपके छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो जाते हैं। चूंकि ये तीनों राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं इसलिए अन्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है।
आइए हम भारत के जो महत्वपूर्ण लौह अयस्क संयंत्र हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये संयंत्र जहां पर भी स्थापित है उनके पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थानीयकरण के कारक थे, जिससे कि वह स्थान लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में सफल रहा। सबसे पहला लौह इस्पात, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। टाटा स्टील मुख्य रूप से जमशेदपुर अर्थात झारखंड में स्थित है। भारत में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना का श्रेय जमशेद जी टाटा को जाता है, जिनके नाम से यह शहर भी बसाया गया था। इन्हीं के संयुक्त प्रयास से सन 1907 में स्थापित हुआ था। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। यह निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है वो जमशेदपुर में ही स्थापित क्यों हुआ। तो स्थानीयकरण के जितने महत्वपूर्ण कारक हैं, हम उन बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी लौह इस्पात संयंत्र के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा लोहा। स्टूडेंट्स, टिस्को में जो कच्चा लोहा आता है वह मुख्य रूप से इसके आसपास के क्षेत्र में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध खानों से आता है, जिसमें बादाम पहाड़, गुरम हसानी और नोआ मुंडी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। यहाँ से टिस्को कंपनी को जो लोहे की मात्रा प्राप्त होनी है वह इन क्षेत्रों से आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा टिस्को को जो कोयला आवश्यक होता है, यह कोयला झारिया, रानीगंज और बोकारो जैसे स्थान से प्राप्त होता है, जो मुख्यतः बिहार या झारखंड राज्य से आते हैं। इसके अलावा हम जब लौह अयस्क के निर्माण की बात करते हैं तो सभी सामग्रियों में एक सामग्री महत्वपूर्ण होती है, वो होती है जल की आपूर्ति। टिस्को में लौह निर्माण के लिए जो जल की आपूर्ति होती है वह है खारकोई नदी या सुवर्णरेखा नदी। इनसे जल की आपूर्ति टिस्को को आसानी से प्राप्त हो जाती है। साथ ही टिस्को में जो लौह इस्पात के निर्माण के लिए शक्ति के साधन के रूप में जो बिजली आवश्यक होता है, वह बिजली भी हमारे स्वर्णरेखा नदी में उत्पादित बिजली से पूरा किया जाता है। टिस्को द्वारा उत्पादित लोहे की खपत हम कलकत्ता जैसे महानगरों में आसानी से खपत कर लेते हैं, क्योंकि यह कलकत्ता जो है वो आपके झारखंड राज्य से ठीक लगा हुआ है। इसके अलावा टिस्को में जो सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है वह मूलतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आए हुए सस्ते श्रमिकों की सहायता से पूरा किया जा सकता है। तो ये सारे बिंदु हैं जो कि टिस्को में लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लौह इस्पात संयंत्र है राउरकेला इस्पात कारखाना। राउरकेला इस्पात कारखाना जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी। राउरकेला इस्पात कारखाना लौह इस्पात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा राज्य में स्थापित क्यों है। राउरकेला इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना माना जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं की जिनके होने पर ही राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित होने में सफल रहा है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है लौह इस्पात के लिए आवश्यक लोहे की प्राप्ति। राउरकेला स्टील प्लांट को लोहे की प्राप्ति बरसुआ खान से होती है, जिससे कि वह बहुतायत मात्रा में लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में प्राप्त करने में सफल होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सहायक तत्व होता है वह है कोयला। कोयला जो है वह प्रमुख करगली, झरिया एवं बोकारो में स्थित कोयले खदान से वह कोयला प्राप्त करने में सफल होता है। इसी प्रकार राउरकेला स्टील प्लांट में कोयले की धुलाई के लिए एक वाशरिज की स्थापना की गई है, जो कि लौह इस्पात के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार लौह इस्पात संयंत्र के लिए
महत्वपूर्ण कारक तत्व जल आपूर्ति ब्राह्मणी नदी, कोयल नदी और सांग नदी के संगम से उत्पन्न होती है। इसी नदियों के संगम में स्थापित बिजली संयंत्र से राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली की आपूर्ति भी की जाती है। उत्पादित लोहे को खपत करने के लिए कलकत्ता बहुत महत्वपूर्ण बाजार का केंद्र माना जाता है और राउरकेला स्टील प्लांट जो कि मुख्यतः उड़ीसा में स्थित है, यह मुंबई हावड़ा रेल मार्ग के मध्य में स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि मुंबई हावड़ा रेल मार्ग के स्थित होने से राउरकेला में उत्पादित लौह सामग्रियां आसानी से कलकत्ता के बाजारों में खपाया जाता है। इसी प्रकार राउरकेला में स्टील प्लांट के स्थापित होने के लिए जो सस्ते श्रमिक हैं वह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में आसानी से प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने कारक तत्व हैं, कोयला, लौह इस्पात, सस्ते श्रम, बिजली की आपूर्ति, शक्ति के साधन, ये सारे तत्व ऐसे हैं जो कि राउरकेला में स्टील प्लांट को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र के साथ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भी स्थापित हुआ था। यह संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित है और यह पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे में अवस्थित है। कहने का तात्पर्य निकला कि मात्र कलकत्ता से 170 किलोमीटर की दूर पर दुर्गापुर स्थापित है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में स्थानीयकरण के लिए जो महत्वपूर्ण कारक बिंदु है, सबसे पहला बिंदु है कोयला। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति मुख्य रूप से रानीगंज, झरिया आदि के खानों से होती है। इसी प्रकार कच्चे लोहे के रूप में कच्चा लोहा उड़ीसा के बोलानी, बिहार के गुआ आदि की खानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार दामोदर नदी घाटी परियोजना से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति भी दुर्गापुर के इस्पात कारखाने को प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से दुर्गापुर इस्पात कारखाना लौह के उत्पादन में सफल हो पाता है। पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य झारखंड और उड़ीसा आदि से सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। कलकत्ता जो कि स्वयं पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिससे कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादित लोहे को आसानी से खपाया जाता है। स्टूडेंट, ये ऐसे सारे बिंदु हैं जिससे दुर्गापुर नामक स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित होने में सफल हुआ है। अगला इस्पात संयंत्र है बोकारो। बोकारो इस्पात कारखाना मूल रूप से झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर स्थित है। यह एक कोयला क्षेत्र है, इसलिए इस कोयले क्षेत्र के साथ साथ ही लौह इस्पात संयंत्र स्थापित होने में सफल रहा है। बोकारो का इस्पात कारखाना, जिसमें कोयले की प्राप्ति स्वयं बोकारो से, करगनी से और झरिया की खानों से आसानी से उपलब्ध हो पाता है, जिससे कि बोकारो का इस्पात कारखाना स्थानीयकृत होने में सफल रहा। बोकारो स्टील प्लांट को कच्चा लोहा बोकारो, करली और किरीबूर नामक स्थान से प्राप्त होता है, जिससे कच्चे लोहे की आवश्यकता वह पूर्ति करने में सफल रहता है। इसी प्रकार अन्य खनिज पदार्थ जैसे लाइमस्टोन, जिसे हम चूने के नाम से जानते हैं, इसके अलावा डोलोमाइट, मैग्नीज, जो कि आसानी से मध्य प्रदेश, और लाइमस्टोन या चूना डाल्टनगंज या भवनाथपुर नामक स्थानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा बिजली की पूर्ति दामोदर नदी घाटी परियोजना से की जाती है। यह स्टील प्लांट मुंबई हावड़ा या कलकत्ता रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे इस स्टील प्लांट में उत्पादित लोहे को आसानी से बाजार में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसी भी स्टील प्लांट को स्थापित करने के लिए जितने महत्वपूर्ण कारक बिंदु होने चाहिए, वह कारक बिंदु बोकारो अर्थात झारखंड में स्थित स्टील प्लांट में
उपलब्ध हैं। रही बात कच्चे श्रमिक की, तो मैंने पहले कहा था कि जो झारखंड है, इस झारखंड राज्य से लगे हुए अन्य राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि स्थानों से सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिनसे कि आज बोकारो स्टील प्लांट स्टील का उत्पादन करने में सफल रहा है। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, इस संयंत्र को स्थापित करने में सोवियत रूस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यह संयंत्र सन 1955 को स्थापित किया गया था। इस संयंत्र के स्थापित होने के पीछे जो कच्चे माल या स्थानीयकरण के तत्व हैं वो यहाँ मौजूद थे, जिनकी चर्चा हम करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति राव घाट के खानों से प्राप्त होती है, जो कि कांकेर जिले में है। इसके अलावा कोयले की प्राप्ति कोरबा से होती है, जो कि स्वयं छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों में कोकिंग कोयला, यह हमें प्राप्त होता है झरिया और बोकारो से, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। साथ ही पानी या जल स्रोत के रूप में शक्ति के साधन रविशंकर जलाशय, जो हम गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं, यहाँ से आपूर्ति की जाती है। साथ ही तांदुला नहर, जो कि बालोद जिले में स्थित है, यहाँ से होती है। और इसके अलावा मरौदा जलाशय से भी जल की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट को हो पाती है। साथ ही लौह निर्माण के लिए आवश्यक डोलोमाइट, जिसकी प्राप्ति हिर्री माइंस, जो बिलासपुर जिले में स्थित है, से की जाती है। मैग्नीज, जो कि आवश्यक होता है, यह प्राप्त होता है मलाजखंड, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ राज्य है। इसके अलावा विद्युत जो है वो स्वयं छत्तीसगढ़ में स्थापित एनटीपीसी कोरबा में मौजूद है, वहां से की जाती है। और चूने की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नंदनी खुंदनी खान से की जाती है, जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। तो लौह अयस्क, कोयला, डोलोमाइट, मैग्नीज, चूने, जल आपूर्ति आदि जितने स्थानीयकरण के बिंदु हैं, वह स्वयं या तो छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश और झारखंड में स्थित है। इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में स्थापित होने में सफल रहा है। स्टूडेंट्स, आज हमने जो चर्चा की कि किस प्रकार लौह इस्पात संयंत्र स्थापित होने के लिए स्थानीयकरण के कौन से बिंदु आवश्यक होते हैं और उन बिंदुओं की सहायता से किस प्रकार से कोई भी उद्योग कब स्थापित होता है, ये हमने चर्चा की। साथ ही भारत के जो महत्वपूर्ण स्टील प्लांट हैं, टिस्को, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारे प्लांट में हमने यह समझने की कोशिश की कि यहाँ पर ऐसे कौन से आधारभूत स्थानीयकरण के कारक तत्व मौजूद थे जिनके कारण उन स्थानों पर स्टील प्लांट स्थापित होने में सफल रहा। स्टूडेंट्स, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे सवाल पूछा जाता है कि अमुक स्थान पर स्टील प्लांट क्यों स्थापित हुआ, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यह वीडियो काफी सहायक होगा। आप आसानी से समझ पाएंगे कि किसी स्थान विशेष पर स्थापित उद्योग किन कारणों से वहां पर स्टील प्लांट के रूप में स्थापित होने में सफल रहा। स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।